नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और वो दर्शक जो कि शायद जिनसे सुबह में से मेरी बातचीत नहीं हुई अब तक या फिर जो देर से जुड़े CNBC आवाज़ के साथ, आज एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय ये साल हो, स्वास्थ्यवर्धक हो और साथ ही साथ अगर आप देखें बाजार में बहुत सारा मुनाफा आपके लिए लेके आए। 2025 की शुरुआत अब तक तो बाजार के हक में है, यानी हरा रंग थोड़ा सा हावी होने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब 23,694, लेकिन 91,000 पर निफ्टी बैंक लगभग 148 अंकों पर। निफ्टी IT स्लाइटली बैकफुट पे है, लेकिन वोलेटिलिटी जिसे कहते हैं ना, उतार चढ़ाव वो बदस्तूर कायम है। आज हम खुलने के बाद निफ्टी पे सिंक हुए एक बार फिर से 23,550, यानी 23,550 क्या था। देखिए, आज सुबह मैंने अपना आउटलुक कोई शेयर नहीं किया था। आई थिंक सुबह न वक्त मिला, ना सीधा सौदा था, ना मुनाफे की ये मॉर्निंग कॉल था, तो आज वक्त नहीं मिला और स्टैट्स भी बहुत अच्छे से देखे नहीं थे। बट मोटे तौर पे जो इंडेक्स ने अभी किया उसको समझ लेते हैं क्या किया। इंडेक्स आया नीचे 23,550, यानी वीकली और मंथली पुट राइटर्स के जोन पे आके टिक के पुल बैक दिया। पुल बैक जो कल नहीं क्रॉस कर पाया था 23,680 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो पार किया। उसके पार करने के बाद अपनी लक्ष्मण रेखा तक गया, और लक्ष्मण रेखा इस टर्म का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 23,800 इस वक्त एक बहुत ही निर्णायक लेवल है। ये वो कॉल राइटर है जो 24,000 के टूटने के बाद पहले ही कॉल राइट कर चुका था। अब तक उसने तमाम आई थिंक इफ्स एंड बट्स के बावजूद इस जोन को कटने नहीं दिया। तो निफ्टी आया नीचे, 200 डेमा की ट्रैजेक्टरी को इंट्राडे में एक बार क्रॉस किया, लेकिन फिर कोलैप्स आया कहां से? दैट्स 780 800। दैट्स द बिगेस्ट कॉल राइटर्स जोन, जहां पे सबसे बड़े कन्विक्शन वाले कॉल राइटर्स बैठे हैं। निफ्टी बैंक आज सुबह सिंक हुआ। आज करीब निफ्टी बैंक का इंट्राडे चार्ट लेके ये खुलते ही सिंक हुआ और करीब मेरे ख्याल से 50 800 900 की ट्रैजेक्टरी में खुला था, वहां से गजब सिंक हुआ। और आप समझिए कि एक समय जो इसने लो लगाया, लो था 485, वो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। उस एवरेज ने एक थ्रस्ट जनरेट किया, उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग आई और हम ऑलमोस्ट 51,100 की ट्रैजेक्टरी तक गए। एक बात और याद रखिएगा, चाहे कल का ट्रांसमिशन खोल के देख लीजिएगा, कल भी हमारी बात हुई थी कि निफ्टी बैंक एज ऑफ नाउ जिस ट्रेड जोन के बीच में ट्रैप लग रहा है वो है 51,100 200, जहां पे 2 मंथली कॉल राइटर्स बैठे हैं, और नीचे 50,400। 50,400 क्या है? 200 डेमा, और वो है 2 बड़े कॉल राइटर्स। अभी क्या करना चाहिए? देखिए, अब प्रोस्पेक्टिव यहां से शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करना चाहिए? स्टैट्स को देखते हैं पहले, और उसके बाद देखेंगे पहले कॉल्स को, पुट्स को, और उसके बाद कंट्रीब्यूटर्स को। क्या इन कंट्रीब्यूटर्स के ऊपर ट्रस्ट करके हमको सेकेंड हाफ के लिए किसी बड़ी शॉर्ट कवरिंग के एक्सपेक्टेशन पे रिलाय करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए? लेके आइए 3 कॉल्स और पुट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है 23,800 900 और 24,000 की 3 स्ट्राइक। देखिए, मैं जो कह रहा हूं ना, 23,800 अभी भी कॉल राइटर्स का सबसे बड़ा जोन है, यानी डिसाइसिवली किसी लॉन्ग के बारे में, पोजिशनल लॉन्ग के बारे में जब तक आपको सोचना है, वो है यही स्ट्राइक 23,800। जब तक ये नहीं कटी, डायरेक्टर साहब ये गलत डली हुई है, प्लीज इसे चेंज कीजिएगा। 23,800 900 24,000 डालिए यहाँ पे। तो 23,800 पे अभी भी 80 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। और पुट्स, अब पुट्स दिखा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पुट्स दिखाइए। पुट्स में 23,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, और आज थोड़ी बहुत पुट राइटिंग जो विजिबल है वो 23,600 की स्ट्राइक पे भी है। ये कॉल्स हो गए देखिए, और अब 23,600 की स्ट्राइक देखिए, यहाँ पे 40 लाख पुट बिकी, 23,700 पे 34 लाख, 23,500 पे करीब 26 लाख। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 23,600 पे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि एज ऑफ नाउ ये ट्रेड जोन फिर यहीं परसिस्ट करता है, 23,550 23,500, और ऊपर की तरफ 23,700 और 800। क्लियरली साइन यही है, क्योंकि 87 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, आपका 23,600 का हो गया, और लगभग 23,800 की कॉल का 74 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। वी हैव अ रेंज, बट इस रेंज से हमें क्या निकाल सकता है बाहर? क्या निफ्टी बैंक निकाल सकता है? निफ्टी बैंक ने आज अपना एक अनफिनिश्ड बिजनेस पूरा कर लिया। 200 डेमा 3 दिन से वो थी ना, एक डिस्कम्फर्ट सा था।
कभी ऊपर नहीं टिक पा रहा था, कभी इंट्राडे में कोलैप्स हो रहा था, लेकिन आज फाइनली इसने सिमिलर प्राइस पैटर्न जो था 13 नवंबर का, जो था 21 नवंबर का, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ और वहीं से पुल बैक का। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि आज स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अगर किसी स्ट्राइक पे हुई है तो अभी तक वो जो थोड़ी बहुत हुई है वो 50-500 की स्ट्राइक पे हुई है। बाकी इंट्राडे में कहीं पर पुट राइटिंग बहुत डिसाइसिवली नहीं है। और मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये मान के चलिएगा कि 51,000, 51,100, 51,200 अभी भी दो बड़े कॉल राइटर्स का जोन है। एक बार कंट्रीब्यूटर्स लाइए डायरेक्टर साहब बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को देखते हैं और उसके बाद हल्का सा उनकी प्राइस ट्रेजेक्ट्री को देखते हैं और उसके बाद गैस करने की कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ से फर्दर बैंक निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ता है तो वो कौन स्पॉन्सर कर सकता है। HDFC बैंक, यस, एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है। अब HDFC बैंक कर क्या रहा है? HDFC बैंक ने अपना 50 डेमा को रीगेन कर लिया और जहाँ तक ICICI बैंक का सवाल है, ICICI बैंक इज येट टू क्रॉस इट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो बैंक निफ्टी का मूव निर्णायक तब होगा जब ये 51,200 की ट्रेजेक्टरी को पार कर जाएगा। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 51,500, 51,600, जहां पे आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलाइंड है, वहां तक आ सकता है। अदरवाइज बैंक निफ्टी की रेंज परसिस्ट करती है 51,200 और नीचे की तरफ 50,500, 400। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। नववर्ष 2025 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके संस्थान के लिए, आपके क्लाइंट बेस के लिए बहुत मंगलमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं आपका निफ्टी बैंक पर व्यू। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं CNBC आवाज परिवार को, CNBC आवाज के सभी व्यूअर्स को। कामना करते हैं कि ये वर्ष हेल्दी और वेल्दी साबित हो और जिस तरीके के उतार चढ़ाव हमने पिछले एक क्वार्टर में देखे हैं, उन उतार चढ़ाव से अब मार्केट एक डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पे क्रिएट करे और सभी की वेल्थ यहाँ पे अच्छी बनते हुए दिखे 2025 में। यही शुभकामनाएं के साथ देखिए, मार्केट पे व्यू आपने ऑलरेडी डेटा काफी अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, जिसमें 23,600 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है आज के लिए। ये लेवल पे ही आज मेजर पुट बेस कंसंट्रेशन बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 23,600 स्पॉट पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जैसा काम करेगा। जितना नजदीक उसके मार्केट आता है वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 23,550 का, छोटा ही स्टॉप लॉस होगा। ये निफ्टी स्पॉट के लेवल हम बता रहे हैं। तो 23,600 के जितना नजदीक आए वहां पे बाय करें 23,550 के स्टॉप लॉस से। हायर साइड पे 23,750 पे ही कॉल राइटिंग आज के लिए देखने को मिली है। तो 23,750 निफ्टी स्पॉट पे हम पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर वो सरपास होता है तो शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट होगा और देन फिर वहां से 23,800, 850 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। बट हमें लगता है 23,800 एक एक्सट्रीम रेंज रहेगी आज के लिए। वहां पे अगर आता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इनिशियल एक अपमूव मिला था वहां पे वापस हायर साइड पे सप्लाई देखने को मिला। हमें लगता है बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट लेवल बने हुए हैं वो है करीब 51,250 स्पॉट पे। अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है तो यहाँ से एक रैली बनते हुए दिख सकती है। हालांकि लार्ज कैप बैंकिंग में एज सच अभी कोई भी बैंक ऐसा लीडरशिप पोजीशन में नहीं है। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा टाइट रेंज में रहेगा। 51,250 हायर साइड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी स्पॉट के टारगेट। और डाउन साइड में सपोर्ट जो बना हुआ है वो करीब 50,800 के आसपास है। तो डिप मिलती है अगर हमें 50,900 के आसपास तो वहां पे बाय करेंगे बैंक निफ्टी भी। स्टॉप लॉस छोटा ही होगा हमारा 50,800 के आसपास। अपसाइड के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं 51,250 की तरफ। ओके, 51,250 की तरफ। अब आते हैं इंडेक्स के व्यू के बाद आपके स्टॉक स्पेसिफिक व्यू पर। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं? 3 स्टॉक फ्यूचर्स आपके। तो पहला स्टॉक फार्मा स्पेस से इप्का लैब, एक क्लियर अप ट्रेंड में स्टॉक देखने को मिल रहा है। ये चौथा वीक है जहां पे स्टॉक में एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक सस्टेन अप ट्रेंड को डिस्प्ले करता है। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट किया है। हमें लगता है इप्का लैब फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 1750 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1680 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है वोल्टास का। ये स्टॉक में भी देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में बनते हुए दिखी है।
जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ बने हैं अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक अब सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो स्टॉक में हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो आना चाहिए करीब 1830 1840 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1765 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है यूनाइटेड स्पिरिट का। स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे स्टॉक ने पिछले 2-3 हफ्तों में दिखाई है, हमें लगता है यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड की। यूनाइटेड स्पिरिट फ्यूचर के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 1690 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1605 के आसपास। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट 1645 का आपका एक बाय कॉल है और अच्छा मूव दिया इस स्टॉक ने। क्या मतलब आप 2 दिन में देखिए कहाँ से किस ट्रजेक्टरी में आ गया और इट्स नाउ 1638। और लिकर स्पेस पूरा, आई मीन जो स्टॉक्स कैश में अवेलेबल हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं और बाकी डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स भी। मैं रेडिको खैतान का जिक्र कर रहा था। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और थोड़ा सा आई थिंक जो राजेश जी की कॉल है उनमें से हट के थोड़ा सा देखते हैं अच्छा जो कर रहे हैं। एक बार लेके आइए आईटीसी, आज पोस्ट मार्केट ओपनिंग आई थिंक मेरे ख्याल से पहली कॉल थी, 485 पे ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, आज सुबह सुबह मैरिको में एक स्ट्रॉन्ग मूव था, आईटीसी में स्ट्रॉन्ग मूव था, टाटा कंज्यूमर में स्ट्रॉन्ग मूव था। ये एफएमसीजी में आपको कहाँ लग रहा है मीन कि शॉर्ट कवरिंग का अच्छा केस बन रहा है? तो देखिए आईटीसी का स्ट्रक्चर तो वीरेंद्र जी, अगर हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमें लगता है कि जिस तरीके के स्विंग हाई निकाले हैं इसने प्रीवियस स्विंग हाई, यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर 475 के ऊपर सस्टेन रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 510 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वही अगर हम देखें तो एफएमसीजी पैक में डाबर में भी एक अच्छा बेस बनाने के बाद स्टॉक एक रिकवरी का अटेम्प्ट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। और अगर डेली चार्ट पे अगर हम ड्रॉ करें फॉलिंग ट्रेंड लाइन तो उसको अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। डाबर में भी हमें लगता है कि जिस तरीके का एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे, ये स्टॉक में भी हमें लगता है कि 535 540 की तरफ मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। तो डाबर को भी फोकस में रखा जा सकता है एफएमसीजी पैक में, और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 506 के आसपास। आपने मेरिको का भी जिक्र किया, सभी स्टॉक्स में एक रिकवरी के ट्रेंड बन रहे हैं। और मेरिको का भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि अगर ये ब्रेकआउट करने में सक्सीड होता है 650 के ऊपर, तो मेरिको में भी 675 की तरफ एक तेजी अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। ओके, मैरिको। मीनवाइल डाबर जो आपने अपने एनालिसिस में प्रस्तुत किया अभी यहाँ पर, वाकई, और आप डाबर समझ लीजिएगा कि कभी कभी हम किसी के आई थिंक किसी एवरेज को जब स्ट्राइक करते हैं, चाहे वो ऊपर से नीचे आते वक्त या फिर नीचे से ऊपर जाते वक्त, उस स्ट्राइक करने के बिहेवियर को, यानी आज के इस तेज़ी को, इस तेज़ी के अगर आप देखें तो जो जिस प्रकार की ये तेज़ी है, उस एवरेज पर आने के बाद वो बड़े मायने रखती है। डाबर 26 सितंबर के बाद पहली बार इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से 1%, जरा प्लीज़ स्क्रीन पे ओआई भी रखिएगा, इतने दिनों बाद पहली बार इतने स्ट्रॉन्ग बिहेवियर के साथ अपने 20 डेमा को स्ट्राइक कर रहा है। मल्टीपल टाइम्स किया लेकिन इतने स्ट्रेंथ के साथ नहीं। तो वाकई डाबर आज एक बहुत क्रिटिकल जंक्चर पे है। एक स्टॉक और रखिएगा जो स्क्रीन पे इस वक्त अच्छा कर रहा है, मतलब बहुत दिनों से अगर आप देखें कुछ शॉर्ट कवरिंग इंस्टेंसेस मिल रहे हैं, दैट्स आई थिंक एशियन पेंट्स। और इस बीच मैं थोड़ा सा अच्छा एक एशियन पेंट्स पे मैं टेक लूँगा, लेकिन उससे पहले ज़रा एक महत्वपूर्ण खबर पे फोकस करते हैं। यहाँ पर डीएपी फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनियों को एक राहत पैकेज संभव है। ये सीएनबीसी आवाज़ की एक्सक्लूसिव खबर है और नए साल की पहली कैबिनेट से अहम प्रस्ताव मंजूर हुआ है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण जी इस वक्त मौजूद हैं। लक्ष्मण जी, जब इस सरकार ने अपना कार्यकाल संभाला था, इस तीसरे कार्यकाल में वो भी किसानों से शुरुआत हुई थी, और आप देखिए इस नए साल की पहली बैठक के बाद मेरे ख्याल से किसानों के लिए ही महत्वपूर्ण फैसला। और ये जरा थोड़ा सा इसकी विवेचना करेंगे एग्जैक्टली क्या क्या फैसले लिए गए आज? देखिए, दरअसल नए साल की पहली कैबिनेट है और 1 जनवरी को कैबिनेट है, तो मुझे लगता है सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा देने का फैसला लिया है। जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार ने किसानों से जुड़े 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
और ये कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये है कि किसानों को फर्टिलाइजर की ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, इसलिए सरकार ने क्या किया है कि डीएपी बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने स्पेशल पैकेज देने का ऐलान किया है। ये जो स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, वो जो भी कंपनियां डीएपी बना रही हैं उनको सरकार पहले से सब्सिडी देती है, वो सब्सिडी तो मिलती रहेगी, लेकिन सब्सिडी के अतिरिक्त उनको पैकेज के तौर पर फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो उनको अतिरिक्त लागत बढ़ रही है, उस लागत की भरपाई वो कर सके और बाजार में फर्टिलाइजर की कीमत ना बढ़ाए। तो ये दरअसल किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। दूसरा, जो डीएपी बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी लागत के हिसाब से सरकार उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दे देगी, तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये दोनों लिहाज से अच्छी खबर है। दूसरे जो प्रस्ताव था उसको जो मंजूरी दी गई है वो है आपको खासतौर पे फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना के तहत सरकार ने किसानों के लिए उसको ज्यादा आकर्षक बनाने का फैसला लिया है और उस आकर्षक बनाने की कोशिश में फसल बीमा योजना के जो कायदे कानून है उसमें संशोधन करने का फैसला लिया है और उस संशोधन के तहत फसल बीमा योजना के बदलावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये भी किसानों के लिए एक अच्छी खबर है कि फसल बीमा योजना ज्यादा आकर्षक मिलेगा, सस्ती दरों पर उनको मिल सकेगा। तो ये दो बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कैबिनेट की बैठक में। बता दूं, इसको तुरंत में जानकारी है, 3 बजे इस पर औपचारिक मुहर लग सकती है। हाँ लक्ष्मण जी, ये डीएपी बनाने वाली सबसे महत्वपूर्ण कंपनियां कौन सी हैं और ये जो पैकेज होगा इसका लगभग जो प्रारूप होगा वो कैसा होगा, कितना बड़ा हो सकता है, लाइकली टू बी, कुछ इसका अंदाजा है आपको? देखिए, डीएपी बनाने वाली जो ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं उनमें से तो एक इफ्को है जो लिस्टेड कंपनी नहीं है, जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोऑपरेटिव कंपनी है। दूसरा आपको यहाँ पे कोरोमंडल इंटरनेशनल है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड है, चंबल फर्टिलाइजर है। तो इस तरह करके कई सारी कंपनियां हैं जो डीएपी बनाती हैं। इनको सरकार न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देती है, यानी न्यूट्रिएंट जो लगता है कच्चा माल उस पे जो लागत होती है उसके हिसाब से सरकार सब्सिडी देती है। और ये कितने का पैकेज आएगा तो इसका बता दूं थोड़ा सा इतिहास आपको कि सरकार ने पिछले साल यानी 2024 में 3,500 रुपए प्रति टन के हिसाब से स्पेशल पैकेज के तहत इंसेंटिव दिया था, लेकिन उसकी मियाद खत्म हो चुकी है। इसके तहत सरकार ने करीब 2,500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। तो मोटा मोटी मान के चले इस बार भी 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये पैकेज होगा। और इस पैकेज को देने के पीछे खास वजह ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी हैं, तो उस कीमतें बढ़ने से लागत बढ़ गई है। लागत बढ़ने का मतलब होता है कि एमआरपी बढ़ा दी गई, किसानों को कुछ ज्यादा पैसा लीजिए, लेकिन सरकार के लिए नहीं, किसानों से मत लीजिए, जो लागत बढ़ी उसकी भरपाई हम कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजर कंपनियां काफी दिनों से डिमांड कर रही थी, उस डिमांड को सरकार ने यहाँ पे माना है। लक्ष्मण जी, बहुत महत्वपूर्ण खबर और बहुत ही वक्त पे, और इस वक्त अगर आप देखें पूरा फर्टिलाइजर स्पेस में स्क्रीन पे इस खबर के बाद जरा कोरोमंडल लेके आइएगा डे हाई पर, ऑल टाइम हाई पर 1902, और सिर्फ डीएपी बनाने वाली कंपनी नहीं थी। हालांकि देखिए क्या होता है कि जब किसी सेक्टर में मूव आते हैं ना तो कुछ ऐसे ही स्विंग आते हैं। लुक एट एनएफएल और स्पेशली आप जीएसएफसी लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, क्या गजब का मूव डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, जीएनएफसी माफ कीजिएगा। उसके बाद आप चंबल को देखिए, ये भी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। तो महत्वपूर्ण खबर, और काउंटर्स ऑलमोस्ट डे हाई पे 202.68 पे जीएनएफसी ट्रेड करता हुआ, चंबल 503 पे, 504 पे स्ट्रॉन्ग मूव, सारे स्टॉक्स डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और बहुत वक्त पे खबर देने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और मैं कुछ देर के लिए लक्ष्मण जी की खबर पर रहते हुए 2 स्टॉक्स पे आउटलुक लेना चाहूँगा, इनफैक्ट 3 पे, जीएनएफसी और कोरोमंडल और एक चंबल। राजेश जी, आपका तीनों पे टेक आउट ऑफ दीज 3, आई थिंक अगर इन तीनों में से आपको इस खबर के मद्देनज़र और बजट के बेहद नज़दीक अगर एक पिक करना हो पोजिशनली, तो वो क्या पिक करेंगे आप? तो देखिए, क्लियरली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक तो कोरोमंडल ही है और एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि ये सेक्टर का टेलविंड अगर इसको सपोर्ट करता है तो कोरोमंडल में कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड की, और हो सकता है ये स्टॉक का 1950 1980 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। तो कोरोमंडल पे बने रहना चाहिए, और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज पोजिशनल ट्रेड के परस्पेक्टिव से भी पसंद आ रहा है। वहीं अगर हम देखें तो रिकवरी का एक जो ट्रेंड ये न्यूज़ के चलते देखने को मिला है, उसमें एक जो अच्छा डेटा बनते हुए दिख रहा है वो है चंबल फर्टिलाइजर पे। और हमें लगता है जिस तरीके का सेटअप चंबल पे अब यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है,
ये स्टॉक में भी हमें लगता है पोटेंशियल है, और ये स्टॉक अब अपने इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट करते हुए दिख रहा है हायर साइड पे। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर 505 के ऊपर सस्टेन हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पे 525 530 की तरफ चाल बढ़ते हुए दिख सकती है। तो एक करेक्शन के बाद एक अच्छे सपोर्ट जोन से स्टॉक में एक रिकवरी बनी है, न्यूज का भी सपोर्ट है। तो हमें लगता है 492 के स्टॉप लॉस से चंबल में को भी देखा जा सकता है, अपसाइड के टारगेट 525 530 तक आते हुए देख सकते हैं। ओके चंबल डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ और स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। निफ्टी भी अब एक कुछ हद तक एक स्टेबिलिटी एक 23,700 के ऊपर हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और निफ्टी बैंक भी यही केस है। खैर एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। स्वागत है आप सभी का फ्यूचर्स एक्सप्रेस में एक बार फिर से। निफ्टी इस वक्त तक करीब 23,758 पे डे हाई की जो ट्रैजेक्टरी है उसको फिर से टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि निफ्टी बैंक अब 51,200 की ट्रैजेक्टरी को थोड़ा सा बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा मूव यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, आज का जो ऑप्शन ट्रेड है उसको पिक करते हैं। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी देखिए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र से महिंद्रा एंड महिंद्रा पे यहाँ पे फोकस है। ये स्टॉक में एक अच्छा स्ट्रेंथ बनते हुए देखने को मिला, और पूरे सेक्टर में देखें तो यही एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक साबित हुआ है पिछले इस वोलेटाइल 1-2 महीने जो निकले हैं उसमें। हमें लगता है महिंद्रा महिंद्रा का सेटअप प्रॉमिसिंग है। 3100 के कॉल ऑप्शन को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। 82 83 के रेट के आसपास सभी ट्रेड कर रहा है। 3100 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। इस कॉल ऑप्शन के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 115 से लेके 120 की तरफ। ये कॉल ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब 65 रुपए के आसपास होगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का 3100 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह है। ओके M&M 3100 की कॉल। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखिए आपने। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में अनुज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, और ग्रोथ को भी देनी है पूरी रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है, टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार। क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर।